दवा है जो कि रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर चलाती है, जिसके माध्यम से जो भी विषाणु के कारण या जो भी जीवाणु के कारण भी अगर फीवर होगा, बुखार होगा, तो उसको रोकने की कोशिश इस रसायन द्वारा की जाती है। प्रयोग और अनुप्रयोग में कोई डिफरेंट है क्या? देखिए, प्रयोग और अनुप्रयोग को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन, और प्रयोग मतलब यूज़। तो अगर 1-2 किसी अ, उपयोग की बात हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे प्रयोग शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रयोग, उपयोग और अनुप्रयोग का उपयोग तब करते हैं जब हम मतलब एक वृहद रूप में जब हम इन सारे प्रयोगों को देख रहे होते हैं, तब जाकर इस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और भी अगर कुछ प्रश्नों में देख रहा हूँ अगर है तो? डीएनए की 1000 प्रतियाँ कैसे बनाते हैं? संवर्धन करने का एक तरीका होता है, कुछ रसायनों के माध्यम से भी करते हैं और कुछ जैविक तकनीक भी है जिनका उपयोग किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर तो ख़ैर संभव भी नहीं है हमारे लिए उसको डिस्कस कर पाना। हाँ, कोरोना वायरस का उपयोग में देखा हमने कि उसका उपयोग किया गया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। तो श्वेत का मतलब होता है जहाँ पर भी उद्योगों में उपयोग किया जा रहा हो। अगर हम उद्योगों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो वैसे में हम कहते हैं ये श्वेत है। तो बहुत तरीकों से करते हैं, जैसे किण्वन की प्रक्रिया है। तो किण्वन की प्रक्रिया से अल्कोहल जो हम बनाते हैं, जिसको बहुत सारे अलग-अलग रसायनों को बनाने में या फिर बहुत अलग-अलग विधियों में औद्योगिक विधियों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बात की थी किण्वन की प्रक्रिया की, जब हम बायो इथेनॉल की बात कर रहे थे। तो बायो इथेनॉल यानी एक प्रकार का जैव ईंधन बनाने में भी इसी औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अ, तेल के कुएँ में से तेल निकालने के लिए भी हमने देखा है कि कई बार कुछ सूक्ष्म जीवों का भी उपयोग किया जाता है। कई बार पौधों का भी उपयोग हम कर पाते हैं किसी न किसी औद्योगिक प्रक्रिया में। तो वैसे में इसको श्वेत जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। तो अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग तरीकों से हम इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे एक प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है बायोसॉर्प्शन। इस प्रकार से लिखते हैं, बायोसॉर्प्शन। तो ये जो बायोसॉर्प्शन की प्रक्रिया है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जैविक अवशोषण की बात हो रही है। बायोसॉर्प्शन 2 अंग्रेजी शब्दों से बना है। एक तो बायो जो कि बायोलॉजिकल से आया, और सॉर्प्शन जो कि एब्ज़ॉर्प्शन से आया। बायो और एब्ज़ॉर्प्शन यानी जैव अवशोषण। तो जैव अवशोषण का अर्थ क्या हुआ? जैव अवशोषण का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर किसी जीव के माध्यम से कुछ अवशोषण किया जा रहा है। तो क्या अवशोषण करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है, ठीक है? अगर मृदा में कोई धातु है जो कि विषाक्त हो सकता है किसी प्रकार से, तो वैसे में हम किसी सूक्ष्मजीवी का उपयोग कर सकते हैं, कई बार पादपों का उपयोग करते हैं, और उनके माध्यम से ये जो भी धातु इस मृदा में होंगे, उनको उनसे खींच लिया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई रसायन होगा तो उसको भी खींचने की प्रक्रिया यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ पर जब भी किसी जीव के माध्यम से, मुख्यतः सूक्ष्म जीवी के माध्यम से यदि हम ये करते हैं, तो इसको हम लोग बायोसॉर्प्शन कहेंगे।
उसी प्रकार से बायो माइनिंग है। तो बायो माइनिंग का अर्थ क्या हो गया? जब भी हम किसी तो बायो माइनिंग अगर हम लिखते हैं, तो फिर से 2 शब्द हैं आपके पास, बायो और माइनिंग। तो बायो फिर से जैव हो गया और माइनिंग मतलब खनन। तो एक प्रकार से हम जैव खनन की बात कर रहे हैं, यानी किसी जीव के माध्यम से यदि खनन किया जाए, तो उसको हम लोग बायो माइनिंग कहेंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का विशेषकर वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जहाँ पर जो हमारी औद्योगिक प्रक्रियाएँ हैं, वो काफ़ी हमें महँगी पड़ जाएँ। जहाँ पर विशेषकर मान लीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति है, जहाँ पर अ, जो भी मान लीजिए किसी धातु का खनन कर रहे हैं या कुछ भी किसी खनिज का खनन कर रहे हैं, तो वैसे में अगर मान लीजिए कि वहाँ पर उसकी उपस्थिति बहुत ही तनू हो, सांद्रता बहुत कम हो, तो वैसे में औद्योगिक प्रक्रियाएँ हमें बड़ी महँगी पड़ जाती हैं। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सूक्ष्म जीवों का कई बार उपयोग किया जाता है और केवल सूक्ष्म जीवी ही नहीं, बल्कि पादपों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मृदा में अगर मान लीजिए कि मृदा में तांबे के कण मिले हुए हैं, तो वैसे में तांबे को मृदा से निकालना वो बहुत आसान नहीं है। परंतु फिर क्या करते हैं हम लोग कि पौधे का उपयोग करते हैं और पौधों की जो जड़ें होंगी, वो मृदा में जाएँगी, वो वहाँ से अपने पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी और वैसे में ये जो तांबा है, तांबा को यहाँ से अवशोषित किया जा सकता है और बाद में इन्हीं जड़ों से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि हम इस पौधे की जड़ को लेकर इसको जला देते हैं और वहाँ से जो राख हमें मिलता है, उस राख में से हम लोग तांबा निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ भी संभव हैं। तो यहाँ पर इसको फाइटो माइनिंग कहा जाता है। तो इसीलिए फाइटो माइनिंग शब्द को समझें। इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं फाइटो माइनिंग। और ये जो शब्द है फाइटो, फाइटो शब्द जहां भी मिले समझ लीजिए कि वहां पर किसी ना किसी प्रकार से किसी पौधे की बात हो रही है। तो फाइटो का मतलब हो जाता है पादप संबंधी। ठीक है, तो फाइटो शब्द का अर्थ हो गया पादप संबंधी। तो कहीं पर भी अगर किसी पादप का उपयोग किया जा रहा है, तो वैसे में इसको हम लोग फाइटो कह सकते हैं। तो इसीलिए फाइटो माइनिंग मतलब जहां पर भी खनन के लिए किसी पादप का उपयोग किया जा रहा हो, उसको हम लोग फाइटो माइनिंग कहेंगे। उसी उसी प्रकार आगे है नीली जैव प्रौद्योगिकी, यानी जहां पर जल से संबंधी कोई उपयोग देखने को मिले। तो कई बार जल के भीतर भी कुछ पौधे उगाए जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो कि समुद्र के भीतर की परिस्थिति में उगाए जाते हैं या झीलों के भीतर उगाए जाते हैं। तो वैसे में उनको हम लोग नीली जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग देखते हैं। तो उसी प्रकार से इन सब का उपयोग हम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि हम अगर बात कर रहे हैं, कई बार क्या देखने को मिलता है कि समुद्र में हो सकता है कि तेल का रिसाव हो जाए। अगर तेल का रिसाव हो गया समुद्र के सतह पर, तो वो सतह पर ही तैरता रहेगा। लेकिन ये सतह पे तैरने से क्या होगा कि नीचे के जो जीव-जंतु हैं, उनको बहुत परेशानी हो सकती है। उनके लिए बहुत बड़ा उनके जीवन के लिए उनके जीवन के लिए बहुत समस्या पैदा कर सकता है। और कई सारे ऐसे देखते हैं हम लोग कि ऐसे में कई सारे समुद्री जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। तो उन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए भी कई बार हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं, कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको अगर आपने जहाँ पर भी तेल का रिसाव हुआ है, अगर वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया आपने, तो वो जो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो होंगे, पेट्रोल अगर है, डीज़ल है, कोई भी तेल है, तो कोई हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होगा, ये इस हाइड्रोकार्बन को फिर वो अवशोषित करने लग जाते हैं, उसका अपघटन करने लग जाते हैं और इस हाइड्रोकार्बन को वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देते हैं। तो जल तो फिर जल के साथ मिश्रित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से अ, उत्सर्जित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी तेल का रिसाव हुआ होगा, उसको हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं इस बैक्टीरिया के मिश्रण के माध्यम से। और इसी बैक्टीरिया के मिश्रण को हम लोग ऑयल ज़ैपर कहते हैं। इसी बैक्टीरिया के मिश्रण को ऑयल ज़ैपर कहा जाता है। तो ये जो ऑयल ज़ैपर है, ये 5 प्रकार के जीवाणुओं का मिश्रण होते हैं, जो कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में
जो मौजूद हाइड्रोकार्बन है, उसका उपभोग करते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देते हैं। उसको इन 2 भागों में ये तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नीली जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से याद कीजिए, हमने बात की थी कि कैसे शैवाल का उपयोग हम लोग जैव ईंधन बनाने में कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग नीली जैव प्रौद्योगिकी मानेंगे, क्योंकि शैवाल को तो हम पानी के भीतर उगाते हैं, तो इसीलिए इसको भी आप एक प्रकार से नीली जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग मान सकते हैं। इसके बाद है कि पर्यावरण में हमें किस प्रकार से सहायता मिलती है जैव प्रौद्योगिकी से। तो पर्यावरण में जब इसका उपयोग किया जाता है, तो वैसे में एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवधारणा है जिसको हम लोग कहते हैं जैवोपचारण यानी बायो रेमेडिएशन। तो जैवोपचारण यानी बायो रेमेडिएशन का अर्थ क्या होता है? तो जैवोपचारण यानी जीव जोड़ उपचार, है ना? जीव जोड़ उपचार, इसलिए जैवोपचारण कह रहे हैं। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि जब किसी जीव के माध्यम से अगर उपचार किया जा रहा है, कैसा उपचार? पर्यावरणीय उपचार। यानी अगर पर्यावरण में जो संदूषण है उसको साफ करने की प्रक्रिया किसी जीव के माध्यम से की जा रही है, तो उसको हम लोग जैवोपचारण कह सकते हैं। तो ये जो जैवोपचारण है, ये विभिन्न रूपों में देखा जाता है, विभिन्न प्रकार से इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 भागों में इसे बाँटते हैं हम लोग, स्वस्थानीय जैवोपचारण तकनीक और बहिस्थानीय जैवोपचारण तकनीक। यानी इन सीटू बायो रेमेडिएशन और एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। तो इन सीटू यानी स्वस्थ आने का अर्थ क्या हुआ? जब संदूषण का जो उपचार है, आप वो संदूषण के ही स्थान पर कर रहे हैं, कि जहां पर संदूषण था वहीं पर अगर बैठ करके आप उसका उपचार करने लग गए, तो उसको हम स्वस्थ आने जैव उपचारण तकनीक कहेंगे। लेकिन यदि ये जो संदूषण है, इसको आप कहीं दूर ले जाते हैं, वहां जाकर के इसका उपचार करते हैं, तब वैसे में इसको बहिस्थानीय जैव उपचारण तकनीक कहा जाएगा। तो इसीलिए स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, कि अगर उसी स्थान पे जहां पे संदूषण था वहीं पर आपने उपचार कर दिया, तो वो स्वस्थानीय हो गया। और जहां पर भी संदूषण था उसको आप कहीं दूर ले गए, वहां जाकर के आपने उसका उपचार किया, तो फिर उसको हम लोग बहिस्थानीय कहेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से जैव उपचारण की 2 प्रमुख रणनीतियाँ हो जाती हैं। तो पहले हम लोग स्वस्थानीय के बारे में पढ़ेंगे कि स्वस्थानीय क्या होता है? तो स्वस्थानीय जहाँ हम ये कह लें कि जहाँ पर भी ये संदूषण था, वहीं पर इसका उपचार किया जा रहा है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 यहाँ पर प्रक्रियाएँ होती हैं। एक जिसको हम बायोस्पार्जिंग कहते हैं और दूसरा जिसको हम बायोवेंटिंग कहते हैं। तो बायोस्पार्जिंग और बायोवेंटिंग, ये 2 शब्द समझते हैं। पहला है बायोस्पार्जिंग, पहला है बायोस्पार्जिंग और दूसरा है बायोवेंटिंग। तो बायोस्पार्जिंग क्या है और बायोवेंटिंग क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लिया कि ये मृदा की परतें हैं, ठीक है? मान लिया कि ये मृदा की परतें हैं जिसके नीचे में जल होगा, है ना? तो नीचे में जल होगा, तो ये जो मृदा की परतें हैं, अगर मान लीजिए कि ऊपर की परत और नीचे की परत को अगर हम देखें, तो ये मान लिया इसकी ऊपर की परत और ये मान लिया इसके नीचे की परत, है ना? तो अब ये दोनों जो परतें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों परतों में से नमी सर्वाधिक कहां पर होगी, दोनों में से कौन सा कहां पर नमी अधिक होगी, कौन से भाग में नमी अधिक होगी, नीचे वाले भाग में कि ऊपर वाले भाग में? हाँ, तो ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, नीचे वाले भाग में होगा, क्योंकि नीचे वाले भाग के पास जल है। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो नमी है, यहाँ की मृदा में जो नमी है वो अधिक होगी। तो वैसे में ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं ये संतृप्त क्षेत्र है।
ठीक है? इसको संतृप्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी सैचुरेटेड ज़ोन कहा जाता है, और इस क्षेत्र को असंतृप्त क्षेत्र कह सकते हैं। इसको हम लोग असंतृप्त क्षेत्र कह सकते हैं और नीचे वाले को संतृप्त क्षेत्र कह सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों की यदि बात की जाए, ठीक है? अगर हम इन दोनों क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर 2 प्रकार से, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर सूक्ष्मजीवी भी होंगे। तो यहाँ पे मान लिया कि सूक्ष्मजीवी पहले से मौजूद तो है ही, और ये अपने अपघटन का कार्य भी साथ-साथ जारी तो रख ही रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अपघटन की प्रक्रिया इनसे नहीं हो रही होगी, अपघटन की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही होगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो अपघटन की प्रक्रिया है, ये तेज हो सके, ये और तीव्र हो सके। तो यानी ये जो सूक्ष्मजीवी आराम-आराम से अपना कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये अपना कार्य बहुत तेज करें। तो बहुत तेज कार्य कैसे करवाएँगे? तो बहुत तेज कार्य करवाने के लिए इन्हें भोजन देना होगा। भोजन अगर इन्हें देंगे, तो इन्हें भोजन से ऊर्जा मिलेगी तो अपना काम तेज कर पाएँगे, और यही हम करते हैं इन दोनों प्रक्रियाओं में। तो पहली प्रक्रिया में यही जो भोजन और ऑक्सीजन है, इसको इस परत तक भेजा जाता है, और जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें इसी को नीचे की परत तक भेजा जाता है। तो जब ऊपर की परत तक भेजना हो, तो थोड़ा आसान होगा। ऊपर की परत तक अगर आपको भोजन पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचाना है, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन यही अगर आपको नीचे की परत तक जाना है, तो नीचे की परत तक जाना आसान नहीं होगा। वहाँ पर आपको अधिक दाब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब भोजन और पोषण तत्व को हम पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर पहले से जो अपघटक है वो तो है ही। वो सारे सूक्ष्मजीवी वग़ैरह जो है वो तो पहले से है ही। बस वो अपना काम बड़े आराम-आराम से कर रहे थे। जो प्राकृतिक उनकी गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है। हमें चाहिए कि नहीं, थोड़ा तेज़ करो। तो तेज़ कैसे करेंगे? भोजन देके। उनको भोजन देंगे, वो भोजन ग्रहण करेंगे, उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी तो जल्दी-जल्दी अपना काम करेंगे। तो यही यहाँ पर देखने को मिलता है इन दोनों क्षेत्रों पे। तो जब जब नीचे वाले क्षेत्र में जाते हैं, कहाँ गया? हाँ, जब नीचे वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको ये कार्य जो है, ये आपको उच्च दाब पर करना पड़ता है, ठीक है? जब आप नीचे वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको ये कार्य जो है, ये उच्च दाब पर करना पड़ता है। तो ये जो तकनीक है, इसको हम लोग कहते हैं बायो वेंटिंग, माफ़ कीजिए बायोस्पार्जिंग। ये तकनीक को हम लोग कहते हैं बायोस्पार्जिंग, जो कि आपको उच्च दाब पर ये कार्य आपको करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है बायोस्पार दूसरे की, यानी बायो वेंटिंग की, तो बायो वेंटिंग का जो कार्य है, ये निम्न दाब पर भी संभव होगा, क्योंकि ऊपर वाली परत पर तो आसानी से पहुंच जाएंगे, नीचे वाली परत पर हमें जाने में कठिनाई होगी। तो आखिर कर क्या रहे हैं दोनों, दोनों ही जो हमारे ये प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या किया जा रहा है? तो दोनों ही प्रक्रिया में जहां पर संदूषण था, वहीं पर संदूषण का उपचार किया जा रहा है। वहां पर पहले ही से अपघटक भी मौजूद थे, और अपघटन अपना कार्य कर भी रहे थे, लेकिन धीमी गति से कर रहे थे। हमें चाहिए कि वो अपना कार्य तेजी से करें, वो यहाँ के जो संदूषण है उसको बहुत तेज गति से हटा सकें। तो वैसे में उनको अतिरिक्त ऊर्जा उनके पोषक तत्व और ऑक्सीजन के रूप में दी जाती है। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व वहां तक पहुंचाए जाते हैं, उनका भोजन वहां तक पहुंचाया जाता है, वो खाते हैं, खा करके तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनमें ऊर्जा आ जाती है, और अपना कार्य जो है वो काफी तेजी से करने लग जाते हैं। तो ये दोनों तकनीक होती है बायोस्पार्जिंग और बायोवेंटिंग की। क्योंकि बायोवेंटिंग सतह के नजदीक है, सतह के नजदीक में किया जा रहा है, तो वहां पर जो दाब है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो सामान्य दाब में कार्य हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बायोस्पार्जिंग में नीचे तक जा रहे हैं, आपको एक प्रकार से कुएँ वहाँ तक के खोदने पड़ते हैं, तो इसलिए वैसे में एक उच्च दाब पर ये कार्य हम करना हमारे लिए संभव होगा।
तो यही बायोस्पार्जिंग और बायोवेंटिंग है। तो संतृप्त क्षेत्र में किया जाता है बायोस्पार्जिंग, जहाँ पर कार्बनिक घटकों को अपघटन करने हेतु स्वदेशी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर गतिविधि उनकी जो जैविक गतिविधि है, उसको बढ़ाने के लिए वायु या ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को उच्च दाब पर इंजेक्ट किया जाता है नीचे तक। और वही दूसरी ओर है आपके पास बायोवेंटिंग, जो कि असंतृप्त क्षेत्र के लिए कार्य में लाया जा रहा है। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कम दाब में वायु ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रेरित करने की कोशिश हमारी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बायोस्पार्जिंग और बायोवेंटिंग दोनों एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, परंतु अंतर आ जाता है क्षेत्र के हिसाब से कि कितनी गहराई तक हमें जाना पड़ रहा है। उसके बाद है बहिस्थानीय जैवोपचारण तकनीक। तो बहिस्थानीय का अर्थ क्या हो गया कि जो भी संदूषण है उसको आप दूर ले जा रहे हैं, मतलब उनके क्षेत्र से उनको दूर ले जाया जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे? तो एक तो जैसे लैंड फार्मिंग की तकनीक होती है, जिसमें कि जो भी हमारे पास दूषित मृदा है, उस दूषित मृदा को कहीं ले जा करके उसको जोतते हैं। जो हल से जोतने की बात की जाती है, तो जब आप मृदा को जोतते हैं, तो उससे जो भी सूक्ष्मजीवी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस मृदा में पहले से मौजूद है, वो जग जाते हैं। वो जग जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है जब आप मृदा को जोतते हैं। तो इसीलिए लैंड फार्मिंग में हम देखते हैं कि अलग से ले जाया जाता है मृदा को कहीं पर, और वहाँ पर उनको निरंतर जोता जाता है, और उससे हम जो अपघटन की क्रिया है उसको बेहतर कर पाते हैं, और पोषण मूल्य जो है मृदा का, वो बेहतर हो पाता है। तो इसलिए इस प्रकार से इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक और तकनीक है बायोपाइल। तो बायोपाइल जो है, बायोपाइल क्या है? बायोपाइल में हम देखते हैं कि अ, यहाँ पर भी जोतने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भू खाद को भी साथ में जोड़ा जाता है। तो जो कंपोस्टिंग जिसको कहते हैं, कंपोस्ट बनाना जिसको कहते हैं, तो कंपोस्ट को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको भी यहाँ पर डाला जाता है। और यहाँ पर मृदा के हरेक गुणों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मृदा में नमी आपको कितनी चाहिए, मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता कितनी होनी चाहिए, मृदा में नमी कितनी हो, ऊष्मा कितनी हो, कौन-कौन से पोषक तत्व हों, ऑक्सीजन कितने हों, इन सब को नियंत्रित करके हम रखते हैं। सो जितने भी मृदा के गुण हैं, उन सारे गुणों को एक साथ देख कर के चलना पड़ता है। उन सारे गुणों को बिल्कुल विशेष रूप से हम इसको बेहतर करते हैं, और उसको हमारी कोशिश होती है कि उसका उपयोग हम कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर बायोपाइल के द्वारा जो मृदा बनाई जाती है, वो काफ़ी बेहतर मृदा होती है और खेती के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाती है। और क्योंकि एक-एक बारीकी से हम सारे गुणों को का ध्यान रख रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में समय काफ़ी लगता है कई बार। तो 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है हमें ये प्राप्त करने में। तो इसलिए ये समझिए कि किस प्रकार से बायोपाइल जो है, ये कार्य करता है। तो इसीलिए 3 से 6 महीने तक का समय यहाँ पर लग सकता है, और तभी जा कर के मृदा के संदूषण को हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद है फाइटो रेमेडिएशन। तो फाइटो का अर्थ क्या है? अभी आपको मैंने बताया था। आप खुद ही सोचिए कि फाइटो अगर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? खुद से इस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, तोड़-तोड़ कर। हाँ, पौधों से रिलेटेड, पादप से रिलेटेड, बिल्कुल सही बात कही आपने। और रेमेडिएशन मतलब उपचारण। तो यानी कि जब भी पौधों के माध्यम से, पादपों के माध्यम से जब जैवोपचारण तकनीक का उपयोग करेंगे, तो वैसे में इसको हम लोग फाइटो रेमेडिएशन कह देंगे। देखिए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो सारे शब्द हैं, उन शब्दों को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार शब्दों को जब आप तोड़ेंगे, तो आपको उनका उत्तर वहीं पर मिल जाएगा। कई बार हमने देखा है कि जब जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में विशेषकर पूछा जाता है, तो वहां पर यदि आप शब्दों को तोड़ते हैं,
तो शब्दों को तोड़कर कई बार आपको इसका उत्तर मिल जाता है। इसीलिए शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि इन सारे शब्दों का कई कई बार आपसे जब पूछा जाता है तो बिल्कुल एक-एक लाइन में इसका उत्तर पूछ दिया जाता है। बिल्कुल एक-एक वाक्य में इसका उत्तर पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए बस इन शब्दों को समझें। अगर आपको ये शब्द का अर्थ नहीं पता, आपने सुना ही नहीं कभी इस शब्द के बारे में, तो शब्द को तोड़ने की कोशिश कीजिए और तोड़ करके जो उसके भाग बनते हैं, सोचिए कि क्या आपको उन भागों के बारे में पता है? क्या आपने कहीं पर ये भाग सुना है, जिससे आपको ये समझ में आने लग जाए कि आखिर ये शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? तो फाइटोरेमिडिएशन मतलब जहाँ पर भी पौधों का उपयोग किया जाए, पादपों का उपयोग किया जाए। तो जैसे हमने बात की थी कि कैसे जड़ अवशोषित कर सकते हैं, कि अगर मृदा में मान लीजिए कि अगर संदूषण है, तो वैसे में क्या होगा कि जड़ जो है वो उस संदूषण को वो अवशोषित कर सकते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे अलग-अलग पेड़-पौधे होते हैं। अब जैसे कोई भी पौधा है कोई भी पौधा है, तो इतना तो हम जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। तो ये हमारे लिए फाइटोरेमेडिएशन तो आप कह सकते हैं कि ये ऑटोमैटिकली होते ही रहता है। ये हमेशा ही होते रहता है। लेकिन कुछ विशेष पौधे और पेड़ भी होते हैं जो कि अलग प्रकार से हमारे लिए कार्य करते हैं। जैसे नीम है। तो नीम के औषधीय गुण तो बहुत प्रचलित भारत में है। तो नीम के औषधीय गुण के बारे में हम जानते हैं, तो वो फाइटो रेमेडिएशन में खुद ब खुद कार्य करते हैं। बाकी जो हमने बात की कि कैसे संदूषण को अवशोषित करके हटाया जा सकता है, तो वो सारे फाइटो रेमेडिएशन हो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है कई बार, पादप निष्कर्षण, यानी फाइटो एक्सट्रैक्शन। तो निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खींच करके निकालना। तो जो जड़ों के माध्यम से संदूषण को खींचने की हमने बात की थी, उसको फाइटो एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं। तो वो फाइटो रेमेडिएशन का एक भाग हो जाएगा। एक प्रकार का आप इसे फाइटो रेमेडिएशन कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? ये फाइटो रेमेडिएशन की एक उप प्रक्रिया है, ठीक है? ये फाइटो रेमेडिएशन की एक उप प्रक्रिया के रूप में हम इसे जानते हैं। उसके बाद अंत में है माइको रेमेडिएशन। इस तरह से लिखते हैं, माइको। माइको रेमेडिएशन। तो माइको रेमेडिएशन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर माइको जो शब्द है, माइको जो शब्द है, माइको शब्द का प्रयोग हम करते हैं कवक के लिए। कवक के लिए, जिसको आप अंग्रेजी में फंगस कहते हैं, जिसको FUNGI भी लिखा जाता है, जिसको आप फंजाई भी कई लोग बोलते हैं, फंगाई भी कई लोग बोलते हैं, फंगी भी कई लोग बोलते हैं, फुंगी भी कई लोग बोलते हैं। तो अ, अंग्रेजी का यही दुर्भाग्य है कि खाली आपको वर्तनी देख करके कभी समझ में नहीं आता कि इसका उच्चारण किस प्रकार से करना है। हिंदी में ये समस्याएं हमें नहीं होती। कवक है तो कवक ही है, उसको पढ़ने का और कोई तरीका नहीं है। कवक जो है वो हमेशा कवक ही रहेगा। लेकिन अंग्रेजी में फुंगी भी हो जाएगा, फंगी भी हो जाएगा, फंजाई भी हो जाएगा, फंगाई भी हो जाएगा। अब जिसको जो मन वो बोले। तो हमें वो सोचने की आवश्यकता नहीं है, कवक बोलिए और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो माइको जो शब्द है, माइको इसीलिए याद रखें कि हमेशा कवक से संबंधित है। तो जहां पर भी ये शब्द दिखे, तो यहाँ पर माइको रेमेडिएशन का अर्थ क्या हो गया कि जब हम किसी कवक के माध्यम से, है ना, किसी अगर कवक के माध्यम से अगर हम जब उपचारण करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे में इसको हम लोग माइको रेमेडिएशन कह सकते हैं। तो जैसे अब माइसेरिया माइसेलेरिया कवक है आपका, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका उपयोग किया जा सकता है जल उपचारण के लिए, मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। कई सारे आपको पता होगा कि कई सारे कवक होते हैं, कई सारे जीवाणु भी होते हैं, जिनके माध्यम से हम मृदा की गुणवत्ता बढ़ा पाते हैं। उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और नाइट्रोजन को आप एक प्रकार से एक पोषक तत्व के रूप में देख सकते हैं किसी भी पादप के लिए। तो ये सारे कार्य जो हैं ये इस प्रकार के सूक्ष्मजीव कर जाते हैं। तो ये एक प्रश्न है, देखिए ये आपके प्रश्न पत्र में 2017 में पूछा गया था। एक बार पढ़ लीजिए इस प्रश्न को।
आपके लिए मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ। 2023 में जो प्रश्न आया था उसको भी करवा दीजिए। 2023 के प्रश्नों को ना एकदम अंत में देखेंगे हम लोग। एक ही बार में उसका विश्लेषण मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या-क्या प्रश्न थे और कैसे-कैसे प्रश्न आए थे, ठीक है? तो वो बिल्कुल अंत में, अपने आखिरी कक्षा में हम लोग देख लेंगे। हाँ, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि सी और डी में जाकर के कई लोगों को परेशानी है। तो चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन इस प्रकार के प्रश्नों को देखा जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रदूषण की समस्या प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण तकनीक के कौन-सा या कौन से लाभ है या हैं? पहला, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। ये बिल्कुल सही बात है। हमने बायोस्पार्जिंग और बायोवेंटिंग दोनों में क्या पढ़ा? कि दोनों में हमने एक ही बात पढ़ी कि वहाँ पर जो सूक्ष्मजीवी हैं वो पहले से वहाँ पे मौजूद थे। वो अपनी अपघटन की प्रक्रिया को भी आराम से अपने प्राकृतिक गति से तो वो कर ही रहे थे। परंतु हमें क्या चाहिए था? हम चाहते थे कि उनकी गति बढ़ जाए। उस गति में संवर्धन हम करना चाहते थे। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। तो एक को तो सही मानेंगे। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कैडमियम और लेड जैसे भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषण को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। देखिए, इस वाक्य को पढ़िए, इस कथन को पढ़िए और इनके कुछ शब्द हैं जिन पर ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा गया है किसी भी, यहां पर लिखा गया है पूरी तरह, यहां पर लिखा गया है सहज ही, है ना? ये सारे शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। ऐसे शब्द जो हैं, ये गिनाएँगे अतिशय शब्द। और मैंने शायद पहले भी आपको बताया है इस बारे में कि जहाँ पर भी अतिशय शब्द दिखें, जहाँ पर भी अतिशय शब्द दिखें, आप समझ लीजिए कि वो जो कथन है, वो गलत ही होगा। ऐसे जो शब्द होंगे वो सामान्यतः गलत ही होंगे, क्योंकि पूरी तरह से, सहज ही, किसी भी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसका मतलब हो जाता है कि इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। तो अ, वैसे में फिर हम देखते हैं कि ये जो है ये इस प्रकार के शब्द अगर आपको किसी कथन में किसी भी वाक्य में देखने को मिले, तो ज़्यादातर ये कथन गलत ही होते हैं। और एक भी अगर मिल जाए, तो एक कथन भी अगर मिल जाए, एक शब्द भी मिल जाए तो ही गलत हो जाता है। यहाँ पे तो 3-3 ऐसे शब्द हैं। तो इसीलिए ऐसे शब्द जहाँ पे आपको मिले समझ लीजिए गलत है। अब मैं बता दूँ क्यों गलत है? तो जहाँ पर भी भारी धातुओं की बात होती है, तो भारी धातुओं को हटाना आसान नहीं है, उनका अपघटन करना बहुत कठिन है। उनको तोड़ा नहीं जा सकता उतनी आसानी से, जितनी आसानी से किसी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ सकते हैं। तो वैसे में आप पाएँगे कि सूक्ष्म जीवों के लिए आसान नहीं होता। सूक्ष्म जीवों के लिए आसान नहीं होता कि वो धातुओं को तोड़ दें, वो धातुओं का अपघटन कर दें, वो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। तो वैसे में हमें देखने को मिलता है
कि हम पादपों का उपयोग करते हैं या अन्य किसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम अच्छे से कर ही नहीं पाते। तो यहाँ तो किसी भी संदूषण, सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जाता है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसीलिए ये गलत होगा। ठीक है? तीसरा है जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और याद कीजिए हमने ऑयल ज़ैपर के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से 5 अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया का हम लोग मिश्रण करते हैं और उस मिश्रण के द्वारा हमें ये प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला सही और तीसरा सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। हमेशा अतिशय शब्द जो होते हैं, जो एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जहाँ पर भी आपको मिलेगा, वहाँ पर ये मान के चलिए कि ये जो है उस कथन को गलत ही कर देगा। तो और मुझे उदाहरण आप दे सकते हैं? आप ही बताइए कि आपके हिसाब से कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग अतिशय शब्द की सूची में डाल सकते हैं? चलिए, आप बताइए और मैं लिखता चलूँगा। हाँ, चलिए केवल लिखा है आप लोगों में से कुछ लोगों ने, बिल्कुल सही। केवल को मान सकते हैं और बताइए? सभी है, ठीक है। चलिए निश्चित रूप से, बिल्कुल। और क्या-क्या शब्द होगा? पूरी तरह, हाँ, यहाँ पर तो ख़ैर 3 शब्द लिखे हुए हैं, किसी भी, सहज ही, पूरी तरह, बिल्कुल सही। पूर्णतः, चलिए ठीक है। हमेशा ही, चलिए ठीक है, हमेशा ही। हमेशा, सदा, इस प्रकार के जो शब्द होंगे। कोई नहीं, चलिए ठीक है। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे। तो सदैव, तो हमेशा, सदा हमने लिखा, यहीं पे सदैव भी लिख लेता हूँ। तो आप समझ रहे हैं? चलिए सोचिए, पूरी तो नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, चलिए। बिल्कुल। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, है ना? इस प्रकार के जो शब्द होंगे, इनको हम लोग अतिशय शब्द की सूची में डालते चलेंगे। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे शब्द मिले, 2 बार, 3 बार कथन को पढ़िए। 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि 10 में से 9 बार, 10 में तो 10 तो कुछ भी नहीं है, 10 में से 10 कहना भी अतिशय हो जाएगा। तो 10 में से 9 बार कह लीजिए कि ऐसे शब्द अगर आपको मिले किसी कथन में, तो फिर वो संभावना बहुत ऊँची होती है कि ये गलत होंगे शब्द, या ये कथन जो होगा ये गलत होगा। तो इसलिए ये सारे शब्दों का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, काउंट में 3 2 बार हो गया है। चलिए, इसको ठीक कर दो ज़रा। 4, 5, 6, 7। तो ये तो सूची पूरी नहीं है। आप, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि अतिशय शब्द को पहचानना, और जहाँ पर भी अतिशय शब्द दिखें, उनको 2 बार, 3 बार पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि ये सही होगा या गलत होगा कथन। एक और प्रश्न देखिए, हाल ही में ऑयल ज़ैपर समाचारों में था, यह क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से मैं आपके पोल को यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, जल्दी से आप अपने उत्तरों को अंकित कीजिए और बताइए सही उत्तर क्या होगा? आसान प्रश्न है। हाँ, किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल सही, वो भी गिन सकते हैं यहाँ पर। इज़राइल हमास विवाद बता दीजिए। युवराज, यहाँ पर तो मेरे लिए संभव नहीं है।
उसके लिए अलग से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको पढ़ाया जाएगा ही। वहाँ पर तक रुक जाइए। ऑयल ज़ैपर, अभी हमने ऑयल ज़ैपर के बारे में पढ़ा। ऑयल ज़ैपर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक विशेष प्रकार का मिश्रण है और इस मिश्रण के आधार पर मिश्रण से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी तेल का रिसाव हो गया हो अ, वहाँ पर इसका उपयोग कर उसे तोड़ा जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। 39% लोगों ने ए अंकित किया है, 25% लोगों ने सी अंकित किया है। ये मैं नहीं समझ पा रहा कि आपको क्यों ऐसा लगा कि जैव ईंधन से इसका कोई भी संबंध है? इतना तो हम जानते हैं कि इसका समुद्र से संबंध है। तो ऑयल ज़ैपर ये तैलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने क्या बात की कि ऑयल ज़ैपर में 5 प्रकार के बैक्टीरिया का मिश्रण होगा और जहाँ पर भी तेल का रिसाव हुआ होगा समुद्रों वगैरह में, वहाँ पर जाकर के इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा है कि समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित आधुनिक तकनीक नहीं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म। ये क्यों आपको लगा कि मक्का की किस्म ये होनी चाहिए? तेल के कुओं में आकस्मिक उगती उपटी लपटों, तो इसका किसी लपटों से भी इसका कोई संबंध नहीं है। बस जहां पर भी तेल का रिसाव हुआ होगा वहां पर हम ऑयल ज़ैपर का उपयोग कर देंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो भाग था हमारा, ये एक प्रकार से कह लीजिए कि हमारे इस अध्याय का जो पहला भाग है, वो यहाँ पे समाप्त होता है। और इस पहले भाग में हमने क्या देखा कि विभिन्न शाखाओं में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग देखा जा सकता है। कैसे विभिन्न शाखाओं में विभिन्न अनुप्रयोगों में इसका उपयोग हम कर होते हुए देखते हैं। और जो सारी जो शाखाओं के बारे में पढ़ा हमने, ये सारी शाखाएँ खुद में ही एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न बन सकती हैं। कि आपसे हो सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे उपयोग करते हैं, ये पूछ दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोग करते हैं, ये पूछ दिया जाए। औद्योगिक रूप से कैसे उपयोग करते हैं, जैव उपचारण में कैसे उपयोग करते हैं। तो ये सारे हमने शाखाएँ देखी, ये सारी शाखाएँ खुद में ही एक प्रश्न बन सकती हैं। हर एक शाखा खुद में ही एक-एक प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बन सकती हैं। अब आगे की जब हम बात कर रहे हैं अ, आगे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है और समाचारों में हमेशा ही बने रहते हैं या फिर ये ऐसे सारे अ, अवधारणाएं हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण रही हैं हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहले है क्लोनिंग। तो आखिर क्लोनिंग क्या होता है इसको समझेंगे। ये जो अ, ये जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं ये डॉली नामक एक